नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो 5000 प्लस सीरीज में आज हम सबसे बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गए संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, जो प्रत्येक नागरिकों का अधिकार है। इसी अधिकार के जरिए आप अपनी स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार रखते हैं। तो मौलिक अधिकार आया कहां से, किसने दिया, किसका रिपोर्ट के जरिए इसका अनुशंसा किया गया, तब इसको डाला गया। क्या मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकता है? तो नहीं, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किन विशेष कंडीशन में, जैसे कि आपातकाल की स्थिति में क्या मौलिक अधिकार पे कोई प्रतिबंध लगा सकता है? प्रतिबंध लगाने के साथ साथ क्या उसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है? तो इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकार है क्या, इसके पहले में समझ लीजिए। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या, सबसे पहले इसी का देख लेते हैं, मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार क्या है जी? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार, सबसे पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं मौलिक अधिकार, उसके बाद इसका एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर हम जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे, हमारा एमसीक्यू भी बनाने का उतना तथ्य सही नहीं होगा, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वो ऐसे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को प्रदान है, प्रत्येक नागरिक को प्रदान है जी, को प्रदान है। तो ये नागरिक क्या है? अब नागरिकता भाग 2 में हमने पूरा देख लिया है। नागरिकता, नागरिकता किस प्रकार से मिलता है, किस प्रकार से अर्जित किया जा सकता है और किस प्रकार से इसका समापन भी हो सकता है। तो नागरिकता शब्द से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो जिस प्रकार से भाग 1 का लिंक भाग 2 से है, भाग 3 का संबंध 3 से, उसी प्रकार से धीरे धीरे जितने भी अंतिम तक जाएंगे, कुछ ना कुछ शब्द का संबंध रहते जाएगा। जैसे कि हमने आपातकाल का उपयोग किया, तो वहां पर राष्ट्रपति आपातकाल डालेगा, राष्ट्रपति आपातकाल के साथ साथ वित्तीय आपातकाल, इस प्रकार से सभी शब्दों का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर शब्दों को समझते हुए चलेंगे। ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को प्रदान है, प्रत्येक नागरिकों को प्रदान है, ये पहला चीज। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या देखा हमने, इसके साथ हम क्या देख सकते हैं? एक अधिकार है, अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिल चुका है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या, क्या इसके साथ राज्य सरकार कोई नियम बना सकता है? बिल्कुल नियम बना सकता है, लेकिन ऊपर से कहेंगे राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, विशेष कंडीशन में बस नियम बनाएगा। इसमें राज्य सरकार क्या हो जाएगा? राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा जी। ठीक है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, इसका लाभ क्या है जी? इसका लाभ क्या है? यही चीज है, यही लाभ भी ले सकते हैं, इसका फायदा भी ले सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं? यह यह मानव की स्वतंत्रता, मानव की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा करता है जी, गरिमा की रक्षा करता है। ठीक है, गरिमा की रक्षा करता है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। और देखिए राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसका मतलब आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, दुरुपयोग करने की कंडीशन में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसके लिए अलग ही प्रावधान है। तो इसके साथ देखिए ये मानव की स्वतंत्रता की वह गरिमा की क्या करता है? रक्षा करता है। और इसके साथ और कुछ होता है, मानव का चहुमुखी विकास होता है जी। चहुमुखी विकास का मतलब है वही चीज, मानव का चहुमुखी विकास होता है, संपूर्ण विकास भी बोल सकते हैं, चहुमुखी विकास होता है। ठीक है, या संपूर्ण विकास हो जाएगा। आपको स्वतंत्र विचरण करने का, घूमने का, आजादी का सब चीज दिया रहेगा, तब तो आपका विकास होगा ना। आपको घर में बांध कर रखेगा कि आप यहां तक 10वीं तक पढ़ेंगे, आप बेटी हैं,
अब देखिए समानता का भाव, बेटे को पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं कॉलेज, लेकिन बेटियों को नहीं। तो यहाँ पर समानता का भाव हुआ क्या? नहीं, तो दोनों को आजकल भेजा जा रहा है जी। तो यहाँ पर मानव का चहुमुखी या संपूर्ण विकास होता है, विकास होता है। और संविधान के किसमें दिया गए हैं? संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से भाग में दिया गया है? तो इसको भी याद रखना है। कहां पर दिया गया है? तो आर्टिकल आर्टिकल 12 से लेकर कहां तक? 35 तक है जी। कौन से भाग? भाग 3 के अंतर्गत है। स्टार्टिंग क्या कहता है? स्टार्टिंग है राज्य की परिभाषा, और लास्ट हमने क्या देखा था? संसद की शक्ति। तो शुरू भर का पहले चीज 12 है, आर्टिकल 12 में हो जाएगा राष्ट्र की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, क्योंकि राष्ट्र शब्द का या देश शब्द का कहीं पर संविधान में जिक्र नहीं। तो इसी को देखते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में जान लिए, ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को प्रदान है, इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर हस्तक्षेप करेगा, आपको बिना वजह से कुछ टांग अड़ाएगा, कुछ करेगा, ऐसे नियम कानून ला देगा जो आपके मौलिक अधिकार को हनन करता है। तो मौलिक अधिकार को हनन करता है तो आप कहां पर चले जाएंगे? उन न्यायालय में चले जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, और उच्च न्यायालय में भी आपको क्या नहीं मिला? न्याय नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर कहां तक? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। पहला आर्टिकल क्या कहलाता है? देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा भाग 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार हैं जी। ठीक है, यहां पास कहां से? 12 से लेकर कहां तक? 35 तक मौलिक अधिकार। कौन कौन सा मौलिक अधिकार दिए गए? संविधान मौलिक अधिकार दिया। पहला दिया समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठवां है संपत्ति का अधिकार। और सातवां क्या है जी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन अधिकारों के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं उसको सबसे पहले जानिए। तो देखिए, समानता का अधिकार, सबसे पहले समानता का अधिकार आता है। इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 यहां तक समान, पांचों उंगली समान नहीं हो सकता है, तो 5 तक लेंगे। 14, 15, 16, 17, 18 पांचों उंगली समान नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 और 13 कहां गए सर? 12 और 13 कहां गया? क्या इसमें मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, दिया है जी। और आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 13 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति किसके परिप्रेक्ष्य में? इसी मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में। तो उसको देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है जी। कितना है? 7 है। कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल है समानता का अधिकार 14 से लेकर 18। उसके बाद एक घटा दीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा है? 19, 20, 21, 22। ठीक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। यहाँ पर 23 और 24 कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है, 25, 26, 27, 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 है जी। एक क्या लिखा है? एक क्या लिखा है इसको देखिए, निरस्ता। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल कौन से? 31 में है। इसको निरस्त किया गया है। क्यों किया गया है? सबसे पहले कारण देखिए जी, देखिए लोक कल्याण के लिए। अब लोक कल्याण क्या होता है? अब रास्ता बनाना है ऐसे जंगली क्षेत्र में जहां पर ना सड़क की व्यवस्था है, वहां पर कोई बीमार पड़ गया जी, हॉस्पिटल ले जाना है, तो वहां पर कौन सा? वो मांझी तो नहीं बनेंगे कि पहाड़ को खोद कर उधर से ले जाएंगे। तो उसके लिए रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। और वो रास्ते पे अधिकार किसका है? किसी व्यक्ति का है। देखिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए इसमें? देखिए संपत्ति का अधिकार में हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ से जंगल एरिया है जी, ये जंगल एरिया है, यहाँ पर जमीन उमीन है, यहाँ पर जमीन उमीन है, हमें रास्ता चाहिए। ये होगा हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया जी। यहां तक हमें रास्ता चाहिए, बीच में पड़ गया जी किसी किसी का जमीन। अब क्या होगा?
हम यहाँ से मार्ग का निर्माण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपने हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर दिया। हम जा रहे हैं अदालत, न्याय मांग ले। उस समय ये राज्य सरकार होगा, ये काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है जी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप हो गया किसके परिप्रेक्ष्य में? मौलिक अधिकार का आपने हनन कर दिया। संपत्ति का अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार। और क्या कहता है संविधान कि आप किसी भी मौलिक अधिकार में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। आपने हनन किया तो वहां न्यायालय में जाकर न्याय मांगेगा जी। तो इस प्रकार से मार्ग तो नहीं बना, सुविधाएं कहाँ मिला? किसी को नहीं मिला जी। आप किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पर इसका है, खेत है, कुछ भी चीज है, वहां से मार्ग निकाला, ये व्यक्ति तो खुश है, लेकिन बाकी व्यक्तियों को क्या? उसके लिए तो मार्ग चाहिए। इसी कारण से, इसीलिए क्या किया गया? जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। इसी को क्या बोलते हैं? निरस्त बोलते हैं। तो मौलिक अधिकार को हटाया गया, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, तो यहां से तो हटा दिया गया, लेकिन संपत्ति का अधिकार तो रहता है। आपके पास पैसे हैं जी, तो उसका कोई बैंक बैलेंस होगा, तो वो तो आपका पैसा है। तो क्या अधिकार है? तो इसी अधिकार को देखिए, इसी अधिकार को भाग कौन सा? भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद, याद रखना है इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत ले जाया गया। तो ऐसे ही ले जाते हैं क्या? नहीं, किसी भी चीज में परिवर्तन करना है संविधान में तो संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा? 44वां संविधान संशोधन जी, 44वां संविधान संशोधन। और इसका तारीख भी याद रखेंगे, 1978। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को हटाकर यहां से लेकर भाग 12 में आर्टिकल अनुच्छेद 300 के क में ले जाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन। इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी? 5, और ये हो गया जी 6। ये छठवां वाला तो हट गया, ये 7वां हो गया, छठवां। ठीक है, इस प्रकार से मौलिक अधिकारी की वर्तमान में संख्या है 6। और ये हो गया जी, ये कौन सा संपत्ति का अधिकार हो गया जी? कानूनी अधिकार। अब हो गया कानूनी अधिकार, अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो ये रास्ता तो बन गया। अब लोक कल्याण होगा जी। क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। विधिक अधिकार भी बोल सकते हैं, विधिक अधिकार भी बोला जा सकता है। और तीसरा कौन सा? संवैधानिक अधिकार भी बोल सकते हैं, संवैधानिक अधिकार भी बोला जा सकता है, संवैधानिक अधिकार भी बोला जा सकता है। और एक ऑप्शन क्या दिया रहेगा? एक ऑप्शन दिया रहेगा मूल अधिकार। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार का मतलब है संविधान में ऐसे अधिकार जो संविधान में उल्लेख है, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से हमारा होता है यहाँ पर कौन सा? मौलिक अधिकार कंप्लीट जी। अब आ जाते हैं इसके आर्टिकल में। आर्टिकल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने 12 के बाद हमने कौन सा छोड़ दिया? 12 और 13 को नहीं देखा जी। बाकी हमने 14 से लेकर 31 तक देखा। एक हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या है? इन सबका रक्षा करता है। कौन करता है? न्यायालय करता है। तो इसी के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आपका हनन करता है, तो आप कहां पर जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं जी, और अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पास क्या चीज देखने को मिलता है? पहला चीज ए भाग 3 में है, दूसरा आर्टिकल, तीसरा कौन कौन से आर्टिकल में क्या है, और चौथा चीज क्या है? जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। इस प्रकार से कानूनी, विधिक और संवैधानिक अधिकार हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। ये राज्य क्या होता है जी? तो राज्य होता है, राज्य का मतलब है यहाँ पर क्षेत्र विशेष की बात करता है। छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, यूपी राज्य, ऐसा राज्य नहीं है। ये राज्य का मतलब है क्षेत्र विशेष।
तो हर एक क्षेत्र में, जैसे कि हमारे पास कितने क्षेत्र हो जाएगा जी, तो राज्य की परिभाषा का मतलब होता है शासन, क्षेत्र पे शासन। तो यहाँ पास आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 12, इसमें एक हो जाएगा जी केंद्र, केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, राज्य की सरकार। और तीसरा क्या होता है, तीसरा है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। इस प्रकार से राज्य की परिभाषा में तीन चीज आते हैं, केंद्र की सरकार पहला, दूसरा राज्य की सरकार, और तीसरा कौन सा, तीसरा है स्थानीय स्वशासन। तो इसके अंतर्गत क्या है, केंद्र की सरकार में क्या आता है जी, तो केंद्र की सरकार में आ जाता है संसद, कौन सा, संसद। और संसद में क्या होता है, पहला राष्ट्रपति होता है, ठीक है, पहला राष्ट्रपति होता है। दूसरा कौन सा, दूसरा होता है जी लोकसभा, और तीसरा कौन सा, तो तीसरा है राज्यसभा, ठीक है। अब राज्य में आ गए, ठीक है, ये राज्य तो हो गए क्षेत्र विशेष। अब आ गए हम केंद्र के बाद आ गए अपने राज्य में, तो राज्य में क्या होता है, राज्य में होता है जी विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल। आगे विधानमंडल में क्या क्या आता है, विधानमंडल में दो चीज आता है जी, विधानसभा और विधान परिषद। हमारे छत्तीसगढ़ में विधान परिषद है कि नहीं बताइए जरा, नहीं है, ठीक है, तो इसलिए विधानमंडल को ही विधानसभा कह दिया जाता है जी, क्योंकि विधान परिषद नहीं। तो यहाँ पर आप बताइएगा आपका काम क्या है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है, तो कौन कौन सा राज्य ऐसे हैं उनका परिषद है, उनका संख्या यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, आपका काम है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत दो चीज आता है जी, एक शहरी स्तर पर, एक ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, और शहर स्तर पर क्या आ जाएगा, शहर स्तर पर आ जाएगा यहाँ पर नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, ठीक है। इस प्रकार से ये आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 13 कहता है नागरिकता के संबंध में न्यायालय की शक्ति। तो न्यायालय की शक्ति क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आर्टिकल 13 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्या है, न्यायालयों की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति को किसके संबंध में, इसी मौलिक अधिकार के संबंध में। तो इसमें दो तथ्य को याद रखना है, पहला पहला आर्टिकल 13 का एक, 13 का एक क्या है और 13 का दो। तो इसमें दो चीज याद रखना है, आर्टिकल 13 का एक क्या कहता है, इसका संरक्षण करता है जी, मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है, इसलिए संरक्षक के रूप में भी इसको जाना जाता है, किसको, न्यायालय को। और दूसरा चीज क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, ऐसे कोई नियम कानून बना देगा संसद जो मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो न्यायालय वहां पर जांच करेगा, और अगर गलत साबित हुआ तो उसे शून्य घोषित भी कर सकता है। अगर संसद द्वारा, अगर संसद ने कानून बनाया जो सही नहीं है, जो सही नहीं है, मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो इसमें न्यायालय क्या करेगा, इस चीज की जांच करेगा, क्या करेगा, जांच करेगा। और जांच में अगर पाया ये चीज सही नहीं है, तो जांच में पाया सही नहीं है, सही नहीं है, तो उसको क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। शून्य घोषित का मतलब होता है उसका कोई प्रभाव नहीं, घोषित कर देगा, निरस्त हो जाएगा जी। तो संवैधानिक भाषा में इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, शून्य घोषित कर देगा, इसका मतलब है वो जो नियम बनाए वो जीरो है जी, उसका कोई महत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल आ गए 12 के बाद कौन से, 13 में आ गए जी। उसके बाद 14 देखिए, 14 क्या है, 15 16 17 18 से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको एमसीक्यू में पूरा इसकी डिटेल भी देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं, आप कौन सा 32 के बाद कौन सा है, 35 34 35। तो हमने कहा ना किसी भी भाग का लास्ट आर्टिकल संसद की शक्ति को ही दर्शाता है। तो इसमें देखिए ये 33 34 और 35 क्या है, ये तीनों है जी संसद की शक्ति, संसद की शक्ति है। और आर्टिकल 33 क्या कहता है, सेना पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगेगा,
मतलब आप सैनिक में हैं, आर्मी में हैं, तो आप में ऐसे कुछ अधिकार को क्या करेगा, जैसे कि स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार, कुछ कुछ अधिकार को आपको लिमिटेशन कर देगा। आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते। क्या वहां का गुप्त राज लीक हो सकता है जी, या कोई आपके ऊपर क्या कर सकता है, ओ क्या बोल सकते हैं, आपके ऊपर हमला कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेना पर कुछ प्रतिबंध लगता है। इसको आर्टिकल 33 में दर्शाया गया है जी, यहाँ पर वर्णित है। और आर्टिकल 34 क्या, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर आदेश दे सकता है। तो मार्शल लॉ क्या है, ये सेना का शासन, सेना का शासन। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगा, यहाँ पर ऐसे कुछ चीज आ जाएगा और यहाँ पर राज्य सरकार अपना कंट्रोल खो देगा, तो यहाँ पर शासन कहां पर आ जाएगा, केंद्र का। जैसे सैनिक को भेजेगा वहां पर सेना का शासन, तो सेना का जहां नियम कानून लग जाता है वहां पर मार्शल लॉ होता है जी। आगे देखिए, आर्टिकल 35 मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बना सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कानून बना सकते हैं, कुछ कुछ नियम कानून बना सकते हैं। इसी के साथ करते हैं एमसीक्यू का सॉल्यूशन। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है, आगे मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, संविधान के किस भाग में वर्णित है। भाग एक में क्या है जी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र है जी, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र है। देखिए याद हो रहा है, पुराना क्लास याद हो रहा है, तो ऐसे ही चलना है। भाग दो में क्या है, भाग दो में है नागरिकता, भाग दो में क्या है, नागरिकता, और भाग तीन में क्या है, मौलिक अधिकार है जी, क्या है, मौलिक अधिकार। और भाग चार में क्या है, भाग चार हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, फिर भी देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जी। और भाग कौन सा, एक और ले लेते हैं, भाग चार का इसको भी जोड़ा गया जी। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, आपको इतना सारे अधिकार दे दिया गया है, कौन सा इतना सारा अधिकार प्राप्त कर दिया गया, तो आपका भी तो कर्तव्य होना चाहिए। तो आपके क्या कर्तव्य होंगे, इसमें कर्तव्य दर्शाया गया है मूल कर्तव्य में। आगे बढ़ते हैं, कहता है, क्या कहता है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार किसमें है, भाग तीन में। कौन सा हमने देखा, भाग तीन में है जी। कहां से कहां तक, आर्टिकल 12 से 35 तक है जी। तो दोनों चीज हमेशा याद रखना है। एक क्या है, भारतीय नागरिकता के मौलिक अधिकार किसमें, भाग तीन के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या कहते हैं, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में क्या संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो यहाँ पर देखिए संवैधानिक मान्यता, तो संवैधानिक मान्यता कहां पर प्रदान की, सर्वप्रथम पूछा है, कहां पर सर्वप्रथम पूछा है, सर्वप्रथम। जल्दी जल्दी में भारत ऐसा क्लिक करके नहीं आ जाइएगा, सबसे पहले देखना है कि पूछा क्या प्रश्न, सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका सही आंसर क्या है, सर्वप्रथम किसने, सर्वप्रथम मान्यता दीजिए, मान्यता प्रदान किया, कि कौन सा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और इसी से प्रेरित होकर, इसी से प्रेरित होकर भारत ने, प्रेरित होकर भारत ने भी क्या किया, मौलिक अधिकार लाया जी, मौलिक अधिकार लाया। तो मौलिक अधिकार किससे प्रेरित, मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है, हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो मौल अधिकार या मौलिक अधिकार देख लीजिए, मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है, मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है, किस देश से प्रेरित है जी, किस देश से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी, सही आंसर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यही सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही है। तो इसमें सही चीज को देखिए, चार कथन है। पहला कथन क्या कहता है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक संविधान में कौन सा, सॉरी यहाँ पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 लाया गया, यह समर्थन किया गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में तो मौलिक अधिकार,
जो लाया गया है जी। तो इसका समर्थन किसने किया, एक किसके अनुशंसा पे लाया गया, तो याद रखना नेहरू रिपोर्ट 1928 के अनुशंसा इसी के समर्थन पर लाया गया। और क्या है ऑप्शन में देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 ने, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, ये सभी चीज क्या है, ये सभी चीज है संविधान बना। ठीक है, ये हो गया जी संविधान बनने के लिए लाया गया जी, संविधान बनाने के लिए, संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए, है ना। इन तीनों चीज को याद रखना। तिथि के साथ भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम कब लाया गया, 1935। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940। क्रिप्स मिशन कब आया, 1946। इसी के साथ आप क्या रख सकते हैं, कैबिनेट मिशन जी, कैबिनेट मिशन कब आया, 1940। इसी के तहत, इसके तहत संविधान क्या हुआ, संविधान सभा का क्या होगा, पारित हुआ और इसमें लागू हो गया जी। इस प्रकार से आप सभी फैक्ट को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार के बारे में तो हमने जाना, वे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जो मानव कल्याण के लिए, मानव की संरक्षण करता है जी, इसकी स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है। तो मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या कठोर। एक होता क्या, वाद योग्य का मतलब होता है, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। तो क्या नागरिकता के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, राज्य के नीति निर्देशक के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। हम आते हैं संवैधानिक भाषा में, वाद योग्य का मतलब है न्यायालय में क्या हो जाएगा जी, न्यायालय में आप इसके क्या कर सकते, केस कर सकते हैं। तो न्यायालय में इसका क्या हो जाएगा, न्यायालय में इसका चर्चा होगा, चर्चा होगा। ठीक है, न्यायालय में चर्चा का मतलब है इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, तो ये क्या है, वाद योग्य है जी। ठीक है, आप यहाँ पर न्यायालय में जा सकते हैं, वहां पर इसके विरुद्ध में अगर मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप यहाँ पर न्यायालय में जा सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, न्यायालय में जाने को क्या बोलते हैं, तो वाद योग्य बोलते हैं। वाद योग्य किसे बोलेंगे, अवाद योग्य का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के क्या हो जाएगा जी, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, निर्देशक तत्व हैं, एक क्या है, ये है अवाद योग्य। इसका मतलब क्या है, इसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, इसमें ए कहा गया है जी तो इसका अप्लाई कीजिए, इसको लागू कीजिए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कुछ भी नियम कानून बनाते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समावेश किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, इसमें कहा गया है उसको अप्लाई किया जाता है, भले ही न्यायालय में इसका क्या होता है, यहाँ पर न्यायालय में चर्चा भले ना हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, सबसे पहले था 7, अभी वर्तमान में कितने, अभी वर्तमान में जी 6। 6 कौन कौन सा, एक समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार जी, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इस प्रकार से 6 अधिकार आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों का यहाँ पर देखिए निलंबन है जी, निलंबन है, कानून नहीं बोला है। और देखिए इसमें क्या क्या फैक्ट बढ़ता है, फैक्ट देखिए, पहला सवाल क्या बोलता है, मौलिक अधिकार का निलंबन, निलंबन। दूसरा क्या है, प्रतिबंध। तीसरा क्या है, कानून, कानून बनाना, इसी को बोल सकते हैं संशोधन। तो 3 तथ्य को हमें याद रखना है और इन तीनों तथ्यों का आंसर अलग अलग होने वाला है जी। किस प्रकार से अलग अलग होने वाला है, तो निलंबन कौन कर सकता है, निलंबन कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं जी, राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा होता है निलंबन। और प्रतिबंध और कानून बनाना, प्रतिबंध और कानून बनाना किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है, निलंबन और कानून बनाना संसद के द्वारा होता है। तो इसमें याद रखना, निलंबन कहा तो राष्ट्रपति, प्रतिबंध कहा संसद, कानून बनाने को कहा संसद, और संशोधन भी कहेगा तो किसमें आ जाएगा, संसद में। इसमें 3 चीज याद रखना, 3 शब्दों का प्रयोग करने को मिलता है। देखते हैं आगे प्रश्न,
कहता है मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान है। तो मौलिक अधिकार के संबंध में अगर हनन होता है तो किसके पास जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं जी। तो न्यायालय का उल्लेख कहां पास है, इसमें देखिए एक है उच्च न्यायालय, दूसरा क्या है सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखना है लागू मौलिक अधिकार को लागू कराने का काम दोनों न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। लेकिन फाइनल डिसीजन या क्या बोल सकते हैं सुनवाई कौन करेगा, तो सुनवाई हमेशा याद रखना सर्वोच्च न्यायालय करता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका सुनवाई होता है। लेकिन लागू कराने का काम मौलिक अधिकार ला दिया जी, मौलिक अधिकार को लागू कराने का काम लागू कौन करेगा, लागू न्यायालय। कौन सा न्यायालय, तो यहां पास आप ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पास हाई कोर्ट। तो इन दोनों का कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि मौलिक अधिकार को लागू कराया जाए और सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है जी, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसमें देखिए कानून के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 12 क्या है, अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा है, राज्य की क्या है जी परिभाषा है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा में हमने देखा केंद्र में संसद, कौन सा, राज्य में विधानमंडल और विधान परिषद ने इसे विधानसभा भी कहते हैं, और उसके नीचे स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायत और नगर है तो नगरीय निकाय जी। और आर्टिकल 13 संसद के उस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, जिसमें से भी हमने दो चीज देखा, मौलिक अधिकार का रक्षा करना और दूसरा चीज क्या है, एक चीज हमने क्या देखा जी, इसमें हमने देखा रक्षा करना, संरक्षण करना, कौन सा 13 का एक, और एक हमने क्या देखा, एक हमने देखा न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। ये दोनों तथ्य बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13(2) एग्जाम में आ चुका है जी। कौन सा वाला, ये न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके प्राप्त है या किस आर्टिकल में मिलता है, तो अनुच्छेद 13 का 2 है। और कौन करता है बोलेगा, तो न्यायालय द्वारा होता है जी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार जी, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार तो 14 से लेकर कहां थे, 14 है जी, 15 है जी, 16 है जी, 17 है जी, 18 है। सर ये तो सभी समानता का अधिकार है, तो 15 आंसर क्यों नहीं आया। तो देखिए आर्टिकल 14 में है क्या है, आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार। इसमें क्या कहता है, कौन कहता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है जी, समानता का अधिकार है। ये कानून के समक्ष समानता का अधिकार कैसे जी, जैसे कि आप जाएंगे कोई भी विवाद हो गया तो एक पक्ष का ऊपर नहीं मानेगा, यहाँ पर अमीरी गरीबी ऐसे करके प्रावधान कुछ भी नहीं है, आप दोनों पक्ष का समान रूप से सुनेगा, कानून समान रूप से आदर करेगा जी। ठीक है, तो इसमें देखिए अपवाद भी होता है, हर चीज का अपवाद भी होता है। तो यहाँ पर लोक नियोजकों जैसे कि लोक सेवकों, जैसे कि कलेक्टर, इस प्रकार से राज्यपाल तो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए उसके नियोक्ता मतलब राष्ट्रपति की सम्मति चाहिए, तो उसको बताने के बाद ही वो उसको होगा जी। लेकिन आम इंसान है, आम नागरिक है, उसके लिए कानून सबके लिए समान है, कुछ कुछ के लिए अलग ही उसके लिए नियम बनते हैं जी। तो इसमें देखिए कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून का समान संरक्षण, इसी में क्या है आर्टिकल 14 में जी। आर्टिकल 15 क्या है, इसको भी देखते हुए चलेंगे, इसको भी देखते हुए चलते हैं, आगे चलते हैं, उसके बाद इसको भी देख लेंगे, किसी एमसीक्यू में इसका आया तो इसमें देख लेते हैं जी। ठीक है, इसमें आर्टिकल 15 को इस तथ्य में देख लेते हैं, इस एमसीक्यू में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है, तो अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किसमें है। ठीक है, तो इसमें देखिए अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किसमें है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 17 में जी। अब आते हैं, अब आते हैं इसमें कौन सा, समानता का अधिकार कहां से लेकर कहां तक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अब इसमें हम डील में करते हैं जी, तो डील में करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल का मतलब होता है जी अनुच्छेद। ठीक है, तो 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है जी। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहलाता है,
आर्टिकल 15 क्या कहलाता है? तो इसमें 5 तथ्य याद रखना है, 5 उंगली है, 5 तथ्य एक लिखना है धर्म। ठीक है, पहला हमने क्या लिया? पहला लिया धर्म, दूसरा है जाति, दूसरा है जाति, तीसरा है मूल वंश, ठीक है, और लिंग। इस प्रकार से और एक क्या हो जाएगा जी? जन्म स्थान, जन्म स्थान। तो 5 है, किसी भी धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी धर्म से रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, पारसी रहे, जैन रहे, कुछ भी रहे, आप भेदभाव नहीं करेंगे। जाति से रहेगा, ब्राह्मण से रहेगा, क्षत्रिय से रहेगा, वैश्य से रहेगा, शुद्ध रहेगा, कुछ भी से भेदभाव नहीं करेंगे। मूल वंश, उसका गोत्र क्या है, मूल वंश क्या है, ऊपर कुल का है कि निम्न कुल का है, उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग, लड़का है कि लड़की, जैसे कि शिक्षा के मामले में लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है, वर्तमान में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन कुछ कुछ मामले में वहां पास परमिशन नहीं देते जी, तो इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ हुआ? गांव में हुआ, शहर में हुआ, ऊपर वाले हॉस्पिटल में हुआ, कहां पर हुआ ये पता नहीं, इसके आधार पे आप में क्या हो जाएगा जी? समानता का भाव क्या हो जाएगा? इसके आधार पे आपका क्या हो जाएगा? क्या बोल सकते हैं आप में? क्या हो सकता है? भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं करेगा। अगर करेगा तो मौलिक अधिकार का हनन, आप जाइए न्यायालय, उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवा दीजिए, उसको हो जाएगा सजा। इस प्रकार से। और आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या है? इसी का है। देखिए, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? लोक सेवकों से संबंधित है जी, लोक सेवकों मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी जिसकी हम और आप सभी चीज तैयारी करा रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो इसमें देखिए, लोक सेवकों सरकारी नौकरी के संबंध में भेदभाव नहीं करेगा। आधार कौन सा? आधार यही है, धर्म है, जाति है, मूल वंश है, लिंग है, जन्म स्थान है, और इसके साथ निवास। इसमें एक आधार और जोड़ लेना, निवास। केंद्र सरकार का है। अगर राज्य सरकार अगर कोई सरकारी नौकरी निकालता है अपने राज्य के लिए, वहां पर विशेष प्रावधान राज्य का निवासी डाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? वहां पर राज्य सरकार अगर कोई जॉब निकालता है तो निवास के आधार पर अपने राज्य को विशेष रूप से वापस आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। और आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 यही जी, क्या है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ये होता है जी, मतलब छुआछूत। छुआछूत ऐसा पहले होता था, अब के जमाने में तो छुआछूत बहुत ना के बराबर है, या शायद होता ही नहीं होगा। अब होता होगा तो पता नहीं कहां पास होता है, आप कमेंट करके बता दीजिए आपके एरिया में होता है क्या। अगर होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको कमेंट में देकर आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ऊपर तक जाएगा जी बात। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 18 में आ गए। आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये उपाधि क्या है जी? उपाधि क्या है? उपाधि जैसे कि कोई उपाधि में थे राजा साहब, ठीक है, वहां पर क्या बोला? राजा साहब, तो वहां पर राजा साहब एक उपाधि हो गया। तो ऐसे कुछ कुछ उपाधियां हैं जिससे व्यक्ति को अलग ही दर्शाया जाता है जी, आप यहाँ के राजा साहब है, आप यहाँ के वो चीज है, वो चीज है, ऐसे करके उसको विशेष दर्जा मिल जाता है। तो ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे व्यक्ति में भेदभाव होता है, समानता का भाव समाप्त होता है। लेकिन शिक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, और क्या है? सैन्य, जैसे कि सैन्य कर्नल, शिक्षा में क्या है? और कुछ कुछ अलंकरण प्रदान किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर इसका नहीं लेंगे उपाधियों का अंत, जैसे कि बताया राजा साहब जी, उस प्रकार से उपाधियों का अंत है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 17। और इसमें हमने क्या देखा? इसमें देखा जी समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18। देखिए 14, 15, 16, 17, 18 क्लियर। आगे बढ़ते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म विभूषण, अलंकार का प्रयोग किया है, ना कि उपाधियों का। उपाधि नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अलंकार अलंकृत किया जा सकता है। तो इसमें क्या है? इसमें देख लीजिए 15 में क्या है? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, आधार, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये तो आएगा नहीं। 18 में ही है, 18 में क्या है? 18 में है
उपाधियों का अंत। लेकिन इसी के साथ इसका अपवाद भी है, अपवाद इसको भी मान सकते जी, भारत रत्न, पद्म विभूषण और क्या है अलंकरण इस प्रकार से प्रदान किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 18। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन है, तो याद रखना। अब देखिए कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है जी। अब आ गए स्वतंत्रता का अधिकार किस कहां से कहां तक, उसमें देखे थे समानता का 14 से लेकर 18 तक, इसमें 19, 20, 21, 22, उसमें 5 है, इसमें कहां है, इसमें है जी 4। देखिए आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 है जी, यहां पर इसको भी देख लेते हैं, आर्टिकल 19 है, जल्दी जल्दी इसको भी कवर कर लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसी अधिकार के अंतर्गत क्या आता है, इसी अधिकार के अंतर्गत आता है कौन सा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल 19 का 1 का ए। देखिए आर्टिकल 19 का 1 का ए, इसके अंतर्गत है प्रेस की स्वतंत्रता। अगर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 19 का क्या है जी, ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा 19 का 1 का ए, उसके बाद क्या दिया रहेगा 19 का 1 का बी, उसके बाद क्या दिया रहेगा 19 का 1 का सी, उसके बाद क्या दिया रहेगा 19 का 1 का डी। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखें 19 का 1 का 1 में है कौन सा, प्रेस की स्वतंत्रता। अब इसमें देखिए 20 भी देख लेते हैं, 21 भी देख लेते हैं, 22 भी देख लेते हैं। तो इसमें 20 क्या है, दो सिद्धि, दो सिद्धि क्या है, दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार है जी। और एक क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब एक क्या है, प्राण मतलब होता है प्राण वायु, सांस लेने की शुद्ध वातावरण, शुद्ध वातावरण में आप क्या कहेंगे, हवा ले सकते हैं, आपको काल कोठरी में नहीं रखा जाएगा। अगर आपने कोई भी ऐसे कृत्य किया, आपको जेल भी भेज दिया गया है, तो वहां पर भी आपको शुद्ध वातावरण हवा लेने का अधिकार है, उसी को बोलते हैं प्राण की। और दैहिक क्या है, आपके शरीर के साथ कुछ भी ऐसे कृत्य नहीं करेगा जिससे आपको नुकसान हो, आप मुजरिम हो तब करेगा जी। तो यहाँ पर देखिए दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या है, ये 20 हो गया, 21, 22 गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार है जी, गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार। तो गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार से, तो इसमें देखिए दो सिद्धि के संबंध में अधिकार में क्या होता है, आपको 24 घंटे के भीतर समक्ष, किसके समक्ष, न्यायालय के समक्ष आपको पेश कराना अनिवार्य होता है जी। और आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये तो है समानता का, कौन सा, समानता का है जी। ए क्या है, स्वतंत्रता का है, स्वतंत्रता का है। ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और एक क्या है जी, आप बताइए, ठीक है, स्टार्टिंग का भूल गए कि पता नहीं, अब इसमें देखकर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा है, अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल, दो आर्टिकल है जी हमारे पास, कौन सा आर्टिकल, कौन सा 23 है, ये 23 क्या है, और आर्टिकल 24 क्या है। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो पहला क्या है, मानव तस्करी, क्या है मानव तस्करी, क्या है जी मानव तस्करी। जैसे कि छोटी छोटी बच्चियों को फिल्मों में देखा होगा, यहां से उठाकर बाहर विदेशों में भेज दिया जाता है और उसके उच्च दामों में बेचा जाता है जी, इस प्रकार से उसको मानव तस्करी कहते हैं। तो मानव तस्करी एवं बलात् श्रम, क्या है, बलात् श्रम। तो मानव तस्करी का मतलब तो समझ गए, मानव का तस्करी करना, इसमें आपको क्या बनाएगा, गुलाम बनाएगा, गुलाम बनाएगा, अत्याचार करेगा, और क्या बोल सकते, बंधुआ भी बनाएगा। तो बंधुआ आप ऐसे तो किसी को नहीं बना सकते जी, बंधुआ एक सीरी, एक आता है वो बच्ची वाला बंधुआ बनाया था, वो क्या है, मौलिक अधिकार का हनन है। तो इसके तहत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी या मजदूरी, बंधुआ मजदूरी भी कह सकते हैं जी। आगे देखते हैं, आर्टिकल 24 क्या है, बाल श्रम,
बाल श्रम से संबंधित है। बाल मतलब क्या हो जाएगी जी, बालक। बालक कौन सा उम्र का, 0 से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को, कम उम्र के, कम उम्र के बच्चे को आप क्या नहीं कर सकते, कारखाने में, कारखाने में ऐसे काम नहीं करा जा सकता जी। काम नहीं करा जाए, काम नहीं करेगा, ये नियम है। काम नहीं करेगा, कारखाने में करेगा, या संकट में ऐसे जगह में काम करने के लिए 0 से लेकर कहां तक, 14 वर्ष से के बच्चे को भेजना नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपके मौलिक अधिकार का क्या करेगा, हनन करेगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान, देखिए उसी चीज को बोले, किसी व्यक्ति को खान, पहला। दूसरा, खान मतलब होता है कारखाना, अथवा संकटमय सेवा में लगाए जाने पर प्रतिबंध किया गया है। 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, और 14 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम। तो यहाँ पर 18 वर्ष से कम, ये तो युवा वाला है। क्या है, ये विवाह है। किसका, ये भी विवाह वाला है जी। यहां से आप ये भी याद रख सकते, ये किसका है, 18 21, ये है लड़कियों का, और ये है जी लड़कों का। इन तक कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए। ये विवाह से संबंधित समझ सकते हैं। और इसमें क्या पूछा है, पूछता है काम कराने के संबंध में बच्चे की उम्र, तो हमने क्या देखा, 14 वर्ष से कम के बच्चे को किसी भी कारखाने या संकट में या क्षेत्र में काम नहीं कराया जा सकता, या नहीं भेजेगा, उसका मौलिक अधिकार का हनन होगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है। स्वतंत्रता के अधिकार में दो सिद्धि का अधिकार, गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार क्या है कि 24 घंटे के भीतर आप किसी भी कौन सा, किसी भी न्यायालय, मतलब नजदीकी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, न्यायाधीश, न्यायाधीश के समक्ष पेश कराना अनिवार्य है जी। न्यायाधीश के समक्ष कितने घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो याद रखेंगे किसे कहा है, आर्टिकल, अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 है जी। ठीक है, और इसने क्या कहा, संविधान को पवित्र दस्तावेज भी इसी ने कहा, उसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, हमारे पास 6 मूल अधिकार है। समानता, पहला जी, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और क्या है, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रकार से हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता तो है, समानता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार है, ये हो गया जी विधिक अधिकार, विधिक अधिकार है। ठीक है, और कौन सा, इसको ही बोल सकते हैं कानूनी अधिकार, क्या कानूनी अधिकार भी बोल सकते हैं। और इसी को क्या बोल सकते, इसी को बोल सकते हैं संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार भी इसी को बोला जाता है। आगे देखिए, आगे कौन सा, पहले तो मूल अधिकार में था, अब किसमें है, अब किसमें है, अभी है भाग 12 के अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 300 के क में है जी। इस प्रकार से कौन सा संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन है, यहां पर से याद रखेंगे 44वां, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तारीख क्या है, 1978। इसके अंतर्गत इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में ले जाएगा। अगले प्रश्न कहता है मौलिक अधिकारों के संशोधन करने में कौन सक्षम है, 3 चीज हमने देखा, 3 चीज कौन सा, पहला चीज हमने देखा जी प्रतिबंध, प्रतिषेध भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रतिबंध, और तीसरा क्या है, तीसरा है संशोधन, और इसी को क्या बोले थे, इसी को हमने बोला था कानून। प्रतिबंध किसके पास आ जाएगा, ए है जी राष्ट्रपति महोदय, और बाकी दोनों क्या है, बाकी दोनों किसकी शक्ति है, किसके पास शक्ति, संसद के पास। तो इसमें क्या बोला है, संशोधन करने का कौन सक्षम है, यह अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न के ऊपर से कहता है
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कौन करता है? अब रीट जारी, अब एक नया शब्द आ गया जी। तो रीट क्या है? तो रीट क्या है इसके बारे में देखिए। रीट क्या है जी? तो रीट होता है, रीट क्या होता है? यहाँ एक किसका, यहाँ एक आदेश है, ठीक है, आदेश है। किसका आदेश है? किसका आदेश है? तो बोल सकते हैं न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा आदेश, एक औपचारिक आदेश होता है, आदेश होता है जी। एक न्यायालय द्वारा औपचारिक आदेश से होता है जिससे मौलिक अधिकार के संबंध में लागू कराया जा सकता है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए, लागू कराने के लिए, या हनन हुआ, हनन हुआ उसके लिए भी रीट जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकार के संबंधित में रीट जारी करता है जी। आगे देखिए, तो इसका कौन हो जाएगा? कौन करता है? न्यायालय शब्द का प्रयोग किया तो न्यायालय करते हैं जी। कौन जारी करता है? जारी कौन करता है? तो न्यायालय, न्यायालय करता है जी। न्यायालय कौन सा न्यायालय? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय? तो दोनों न्यायालय जारी कर सकता है। तो इसमें कौन सा न्यायालय दिया? उच्चतम न्यायालय दिया है, ठीक है। हाई कोर्ट भी जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय भी आप डाल सकते हैं जी। ऑप्शन में दिया रहेगा तो दोनों आएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन से रीट की आवश्यकता होती है? तो रीट, रीट क्या है? रीट हमने देखा अभी अभी न्यायालय द्वारा औपचारिक दस्तावेज, औपचारिक आदेश होता है जो मूल अधिकार से संबंधित है। तो मूल अधिकार से संबंधित है तो रीट कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के जारी कर सकते हैं? तो 5 प्रकार से। परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। एक क्या है? परमादेश का मतलब होता है न्यायालय, हम आदेश दे रहे हैं, हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं जी, हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? या किसी भी चीज को लागू कराने के लिए आदेश दिया, कौन? न्यायालय दिया, ठीक है। किसको देगा? संविधान जितने भी रहेगा, कौन? कार्यपालिका, उसको आदेश देगा। आगे बढ़ते, बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर पेश कीजिएगा, पेश करो। इसी चीज को क्या है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सा रीट? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा बंदी, ठीक है, बंदा। तो यहाँ पर कैद करा किया उसको क्या बोल सकते हैं? बंदी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा, अब इसको भी देखते हैं, किस अधिकार से, किस अधिकार से? अब इसका मतलब समझिए, किस अधिकार से आपने काम किया। जैसे कि कोई काम है, कोई कलेक्टर साहब है और कलेक्टर के नीचे कोई और है, एक अपना विभाग है, एक दूसरा विभाग है। एक विभाग वाले व्यक्ति दूसरे विभाग में कार्य में हस्तक्षेप किया, तब पूछेगा न्यायालय कि आपने उस विभाग का किस अधिकार के तहत, मतलब उससे सवाल कर रहा है किस अधिकार के तहत आपने दूसरे विभाग का कार्य को देखा जी। तो वहां पर इस प्रकार से न्यायालय जारी कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, उत्प्रेक्षण, तो ये है जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट को पूछता है जी, हाई कोर्ट को सूचना मांगते हैं, सूचना मांगता है जी, सूचना मांगता है। किसके संबंध में? मूल अधिकार के संबंध में सूचना मांगता है कि आपने ऐसा कैसे किया या कौन सा काम कर रहे हैं मूल अधिकार का, तो इसको हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। तो इसको भी है सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के संबंध में क्या करेगा? हम मना कर देते हैं, ठीक। प्रतिषेध का मतलब होता है हम मना कर दिए, हम मना करते हैं, हम मना करते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार के संबंध में, मौलिक अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला कर दिया तो हाई कोर्ट उसको मांगेगा, ठीक है, मांगा। उसके बाद क्या किया? उसको गलत साबित लगा, गलत लगा कि आपने गलत फैसला किया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट के फैसले को मना कर देगा कि आप इस नियम को लागू किए, ये सर्वथा गलत है। तो इसके लिए हम अलग से नियम बनाएंगे या इसमें संशोधन कर देंगे। इस प्रकार से मौलिक अधिकार। आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो अपनी सदस्य बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।